वी हैव टू फोकस ऑन रेगुलेशन रादर देन रेस्ट्रिक्शन। हम इस बेसिस पे नहीं डिसाइड करते हैं कि इस एग्जाम फीस इसका 1,000 से बढ़ा के हम 10 लाख कर दें या फिर 1 लाख कर दें। इन लोगों को अगर हम लोग एफएनओ में आके लॉन्च करने से बचाएंगे तो वो लोग जाएंगे ड्रीम 11 पे। कि 40-45 लाख ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, अगर वो कम हो जाएंगे तो जो ब्रोकरेज की अपॉर्चुनिटी है एक ब्रोकर के लिए वो भी कम होने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग खत्म। मीडिया में जो बातें चल रही हैं कि सेबी ने एक इंटरनल कमेटी बिठाई थी जो सेबी को बताएगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिटेल ट्रेडर का नुकसान जो हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, इसके बारे में सुझाव दिए जाए। वो सुझाव अगर सेबी ने मान लिए तो देयर इज ए हाई चांस कि छोटे ट्रेडर के लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग खत्म ही समझिए, बड़े ट्रेडर को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस वीडियो में वो 3-4 सुझावों के बारे में बात करेंगे, उनमें दिक्कत क्या है ये बात करेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है इसके बारे में बात करेंगे, और सेबी को किस तरह से इन चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में सेबी को पता होना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट से बात करेंगे, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर से बात करेंगे, इस रूल को लेकर एक लीगल एंगल क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जब लाई गई थी पिछले कुछ समय पहले इंट्राडे के पीक मार्जिन रूल को किल करने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग पहले से था हालांकि, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर का इंटरेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में 2021 में जो पीक मार्जिन रूल जिसके खिलाफ हमने एक मुहिम भी चलाई थी, उस रूल को इम्प्लीमेंट जब किया गया था, जब इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी में एक रिटेल ट्रेडर कर रहा था, वो रूल लाया गया और रूल लाने के बाद इंट्राडे ट्रेडर भाग के ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आया। ऑप्शन ट्रेडिंग के वॉल्यूम बढ़े, बार बार नई एक्सपायरीज लाई गई, इंडिसेस में नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाए गए, अलग अलग इंडिसेस का लॉट साइज कम कर दिया गया है ताकि छोटा ट्रेडर मार्केट में आए। और अब जब सब आ गए हैं तो कह रहे हैं कि नहीं ये मत कीजिए, आप ज्यादा लोग आ गए ज्यादा पैसे के साथ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना है, आप अपना नुकसान करवा रहे हैं, आप चले जाइए। पिछले कुछ समय में जो चेंजेस किए गए ऑप्शन ट्रेडिंग में उनको धकेला जा रहा है, वापस रोल बैक किया जा रहा है। मतलब इन्होंने फ्यूचर देखा ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके किस तरह से रिएक्ट करेगा। एंड नाउ दे आर सेइंग एक काम करते हैं, लेट्स रोल बैक एवरीथिंग दैट वी डिड इन द लास्ट 2-3 years। अब मनी कंट्रोल में खबर आई है, उसके अनुसार मेन रिकमेंडेशंस 3 है। पहला, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको मिनिमम कैपिटल साइज चाहिए लॉट लेवल पे वो 5 लाख से 20 से 30 लाख मतलब 4 से 6 गुना बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो नया ट्रेडर मार्केट में आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर भी है, उनको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है। जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी होती है, जो हफ्ते में एक बार एक्सपायर होता है, जो कि 5 दिन एक्सपायर होती है अलग अलग इंडिसेस, वो हर एक्सचेंज को एक ही मिलेगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पर वीक पर एक्सचेंज, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में से कोई एक रहने वाला है। बीएससी की तरफ से भी जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है सिर्फ एक अलाउड होगा। और इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो आप चूज कर सकते हो ऑप्शन चेन में जाके, या जैसे भी नंबर ऑफ दो स्ट्राइक प्राइसेस वो भी कम होने वाले हैं। ये सारे के सारे रूल अगर इकट्ठे लगा दिए गए तो बस भगवान के ही भरोसे है सारा कुछ। आज की तारीख में ऑप्शन ट्रेडिंग करीब 40 से 45 लाख लोग करते हैं। अब उसमें से एक डिसेंट परसेंटेज वो लोग हैं जो कि इसको सीरियसली देखते हैं, इसको एक बिजनेस की तरह देखते हैं, और बिजनेस के रूल बार बार चेंज नहीं किए जाते। आज की तारीख में सेबी के द्वारा इन सब का भविष्य, इन सब का फ्यूचर विद इन ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे ही डिसाइड किया जा रहा है। एटलीस्ट फ्रॉम हेयर इट सीम्स लाइक दैट। अब इसके बारे में हमने काफी एक्सपर्ट से बात की। पहले हम आपको जो हमारी बात एक ऑप्शन बायर के साथ हुई वो सुनाते हैं। विवेक, यू आर एन ऑप्शन बायर, ऑप्शन बाय कितने समय से कर रहे हो आप फॉर द ऑडियंस? 3 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। ओके। और 2 साल से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अब कैपिटल साइज कितना है? मेरा जो कैपिटल साइज रहता है सर 5 to 6 लाख के अराउंड रहता है। अच्छा, तो ये जो आप सुन रहे हो आज सुबह से मार्केट में जो ये चल रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर रेगुलेशंस कुछ और टाइट हो सकती हैं, कोई सर्कुलर नहीं आया है, तो यस, आर यू अवेयर ऑफ द होल थिंग? यस आई एम अवेयर। पहला रिएक्शन क्या था? मुझे पहला रिएक्शन जो था वो ये था कि अभी भी रूट कॉज पे वर्क नहीं हो रहा है, और जो अभी भी जो रूट कॉज है कि हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वर्क करना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिसाइड हो पहले, और फिर हम देखें कि बाकी चीज़ें क्या हैं। तो अभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कोई यहाँ पे बोला भी नहीं गया है कुछ, या फिर ऐसा कुछ अभी प्रपोजल भी नहीं आया है, जिससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और अभी भी पैसे और कैपिटल के बेस पे डिसाइड किया जा रहा है कि कैपिटल जिसका बड़ा है वो यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, जिसका कैपिटल छोटा है उसको नहीं पार्टिसिपेट। आई सेड द सेम थिंग विवेक, वी मैच 1 on 1 on this।
ओके, थोड़ा और एक्सप्लेन करो इस चीज को. इफ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर? जैसे सपोज, जैसे सर हम लोग एक एग्जांपल देखें कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की, तो हम उसमें इंटरेस्टेड पीपल को पार्टिसिपेट कराने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं. जैसे यूपीएससी हो गया या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया. जैसे आप ग्रेजुएशन करके आए या फिर इस पर्टिकुलर फील्ड से आए तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम इस बेसिस पे नहीं डिसाइड करते हैं कि इस एग्ज़ाम फीस इसका 1000 से बढ़ा के हम 10 लाख कर दें या फिर 1 लाख कर दें. वो यहाँ पे जो एनएससी करना या फिर सेबी करना चाहता है वो मुझे गलत लगता है. और मुझे लगता है कि कैपिटल साइज पे आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन इंटरेस्टेड पीपल है और कौन इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर नॉलेज भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जिसका कैपिटल ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है. हमें ये हमेशा से लगता है कि एक बड़ा कैपिटल वाला भी गैम्बलिंग अप्रोच लेके यहाँ पे आ सकता है और एक छोटा कैपिटल वाला भी बिजनेस अप्रोच से इसमें बढ़ सकता है आगे. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी नहीं सोच रहा है सेबी, और ये भी अभी भी डिसाइड कुछ नहीं हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्या वर्क किया है इन्होंने. व्हाट इज द एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारी नज़र में होना चाहिए फॉर एन ऑप्शन ट्रेडर, जो कि म्यूचुअली सबके लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए ठीक हो? जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो यहाँ पे आए, वो सबसे इम्पोर्टेंट. डिफाइन देम. जैसे कि आप समझ लीजिए कि कुछ हम एग्जाम या फिर कुछ बेसिक नॉलेज जो होने के बाद ही हम एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू ब्रोकर, वो होना चाहिए. ना कि कोई कैपिटल बेस पे होना चाहिए कि सपोज मेरा कैपिटल, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कैपिटल अपना ला सकता हूँ, लेकिन मैं उसको छोटे क्वांटिटी से सीखना चाहता हूँ मार्केट में. लेकिन गवर्नमेंट अगर लॉट साइज इंक्रीज कर देता है, देन इस चीज़ से इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मेरा नॉलेज अच्छा हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा. ये होगा कि जहाँ पे मैं छोटे क्वांटिटी से सीख के छोटे लॉसेस में मार्केट से सीखना चाहता था, अभी मैं बड़े लॉसेस करके वो सीख ना पाऊंगा. अच्छा, एक एंगल है कि एक्सपायरीज कम हो जाएंगी, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बट हर एक एक्सचेंज को एक एक्सपायरी मिलेगी. इससे व्हाट विल इम्पैक्ट यू एज अ ट्रेडर? हाउ इट विल? ये इम्पैक्टफुल थोड़ा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो ऑब्जर्व किया कि पिछले कुछ टाइम से कि एफएनओ में जो इंक्रीज हुए हैं वॉल्यूम, उसका कुछ रीज़न रहा होगा. लेकिन गवर्नमेंट को अपने जो न्यू डिसीजन है पहले उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए था कि जो मैंने न्यू डिसीजन लिए थे क्या उसके चलते वो हुआ है कि नहीं. जैसे सपोज कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के पहले भी एक्सपायरी हुआ करते थे और उसमें एक इस्टेब्लिश्ड वॉल्यूम ऑलरेडी था. फिर एनएससी ने कुछ नए सेगमेंट लाए और उस पर एक्सपायरी लॉन्च किए जो कि डेली बेसिस पे अभी हो गए हैं. उसमें कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो हमें उसको बंद करना चाहिए. जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जिसमें वॉल्यूम थे, हमें उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. अगर सपोज एक एक्सपायरी कर देते हैं तो फिर उसमें वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, प्रीमियम मोमेंट में चेंजेस आएंगे. फिर एक ट्रेडर के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना, और वो हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा. फिर से हमें सारा अपना एनालिसिस थ्रू आउट फिर से करना पड़ेगा. तो वो एक ट्रेडर के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फिर वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे और प्रीमियम मोमेंट में भी वैसे ही चेंजेस आएंगे. तो इस तरह से एक ऑप्शन बायर सोचता है, और आई कैन अज्यूम कि जो जनरली ऑप्शन बायर द वे दे थिंक इज मोर और लेस द वे जिस तरह से विवेक ने बताया. एंड इट मेक्स टोटल सेंस कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे आप चूज कर रहे हो कि कौन ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करेगा या ऑप्शन सेलिंग करेगा, किस बेस पे ये फैसले लिए जा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जो फैसले लेने वाले हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का एक्चुअल कोई आइडिया है ही नहीं. दे आर जस्ट सिटिंग इन देयर ऑफिसेज और वहां पे बैठ के आराम से अपने फैसले ले रहे हैं उस इंसान के लिए जिसको वो समझते ही नहीं है. खैर, ये तो एक ऑप्शन बायर का नजरिया. ये सेम सवाल हमने एक ऑप्शन सेलर से भी पूछे, प्रफुल्ल कुलकर्णी. आप देखिए कि उनका क्या कहना था. ये तीन चीजें स्पेकुलेटेड हैं कि ये प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाएंगी. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस व्हेन यू हियर इट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट थिंग, ये आए या ना आए वो सेकेंडरी है. But first thing is, I'm quite surprised how can somebody put up these kinds of suggestions. क्योंकि कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट कर रहे जा रहे हो इन अ सोशलिस्टिक वे, है ना. आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, जहाँ पे जो भी यहाँ पे लोग आने वाले हम मिलके उनको बचाएंगे. मतलब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि सब लोग जो भी मार्केट में आएंगे सब लोग पैसे कमाएंगे. What these guys are trying to do in the facade, in the pretext of saving the retailers is actually kind of harming them. For example, अगर आप सोचेंगे तो अभी एक लॉट 25 का होता है निफ्टी का, एंड अभी जो भी ऑप्शन बायर भी है, ऑप्शन बायर का कैपिटल तो बढ़ता नहीं, करेक्ट, वो 50,000 रुपए लेके आएगा. मान लीजिए वो यू नो दैट डायरेक्शनल अगर ऑप्शन बाइंग भी करना है, जनरली पीपल प्रेफर to trade by the IDM option. I'm an option seller, but I'm talking from the perspective of an option buyer, because ज्यादातर लोग जो रिटेल जो बुलाया जाता है, they are these guys who come to the market with 50,000 1 लाख रुपए कैपिटल. अब वो लोग क्या करेंगे, अगर 25 का लॉट साइज 100 हो जाता है, उनका कैपिटल तो 1 लाख ही है.
तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द ITM ऑप्शंस दे विल गो एंड बाय OTM ऑप्शंस. इट्स नॉट दैट इजी यार, मतलब ठीक है, उनका स्ट्रेटजी भी तो चेंज होएगा, उनका सेटअप भी चेंज हो जाएगा. Things will change from their angle. What these guys are trying to do in the pretext of retail, saving the retail traders, it's not exactly going to save the retail traders. And इन लोगों को अगर हम लोग F&O में आके लॉस करने से बचाएंगे तो वो लोग जाएंगे ड्रीम 11 पे, रमी सर्कल पे. मैंने ये बात बहुत सारे अलग पॉडकास्ट में भी आपके साथ भी मैंने ये बात कह दिया हूँ. तो इट इज अ बिहेवियरल प्रॉब्लम. तो हम लोग एजुकेशन अवेयरनेस की तरफ मतलब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, ना कि मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट बैन डालते हैं. मतलब टुडे लाइक वन ऑफ माय ट्रेडर फ्रेंड्स ही पोस्टेड अ वेरी गुड मीम ऑन दिस. कोई आके बोलता है सर बंद ट्री पे पेड़ पे बहुत सारे बंदर आ गए, क्या करेंगे? तो बोलता है कि ट्री कर दो. सो रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, बट रूट को ही सॉल्व करना है. Correct. तो आई एम सेइंग कि डायरेक्टली एक ऑप्शन सेलर, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट योर ट्रेडिंग स्टाइल, लेट्स से फ्रॉम दैट एंगल, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू, कैसे फर्क पड़ने वाला है? सो फर्स्ट थिंग इज पीपल हु आर ट्रेडिंग विद अ डिसेंट साइज, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 लाख रुपए पे मैं 10 लॉट सेल करता था, विच इज 25 into 10 250 क्वांटिटी. अब मुझे सेल करना पड़ेगा सिर्फ 3 लॉट, क्योंकि 100 into 2 समथिंग आएगा. 100 अगर हो जाता है तो क्वांटिटी रिमेन्स द सेम. इट्स जस्ट दैट आई एम डीलिंग विद जो बंदा सिंगुलर लॉट पे ट्रेड करता है, जो बंदा सिंगुलर लॉट पे ट्रेड करता है उसको अफेक्ट पड़ता है. बिकॉज नाउ at this point you can sell one lot of Nifty or one lot of Bank Nifty for approximately 1.2 to 1.3 lakhs. But lot size बढ़ जाता है, contract value बढ़ जाता है, typically you won't be able to sell it even for 4 lakhs or 5 lakhs. Obviously ऐसा ही रहता है कि मतलब एक रेस में 100 लोग दौड़ते हैं तो 99 people will lose and 1 will be the winner. इसका ये मतलब नहीं कि मैं इन 99 लोगों को भी मुझे बचाना है, नहीं. 99 लोगों को अच्छे से ट्रेन करो so that even this 1% will also be forced to improve in. तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही बढ़े. उसके जगह ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब हाँ रेस ही गलत है कि 90 लोग हार रहे हैं तो रेस को ही बंद करेंगे. और ये जो एक्सपायरीज कम होने वाली हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यू एज अ ट्रेडर? और टू बी ऑनेस्ट आई थ्राइव ऑन एक्सपायरीज, क्योंकि मेरा एक डिसेंट पोर्शन ऑफ माय बुक इज एक्सपायरी ट्रेडिंग. तो ऑब्वियसली रिटर्न का इम्पैक्ट पड़ने वाला है. एंड मोर देन दैट वी हैव काइंड ऑफ इवॉल्व्ड इनटू ट्रेडिंग एवरीडे एक्सपायरीज. पहले कैसा था, निफ्टी की ही एक्सपायरी एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट दोनों एक दिन ही आते थे, तो वी हैव टू चूज बिटवीन लाइक वन ऑफ द इंडाइसेस. देन आया फिर निफ्टी, देन आया मिड कैप निफ्टी, देन आया सेंसेक्स, देन आया बैंक एक्स. तो नाउ वी हैव काइंड ऑफ इवॉल्व्ड, बहुत सारे चेंजेस बनाया है, बहुत सारे ये किया है. एंड लिक्विडिटी भी एक्सपायरी डे में ही है. मैक्सिमम जो लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है, मैक्सिमम लिक्विडिटी. सो इट इज गुड फॉर द एक्सचेंजर्स, इट इज गुड फॉर द इंडिविजुअल ट्रेडर्स. हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है. अब प्रफुल्ल की बात से कुछ लोग कनेक्ट जरूर करेंगे, स्पेशली वो लोग जो कि ऑप्शन सेलिंग में हैं, काफ़ी समय से हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट की रेगुलेशंस को, द वे इट इज़ गवर्नड उसको समझते हैं, और जिस तरह से एक रिटेल ट्रेडर का नज़रिया, माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी होती है कि यार स्पेशली जो कम कैपिटल के साथ आता है, स्पेशली जो उस माइंडसेट के साथ आता है कि मेरे को कुछ करना है इसमें, उससे वो ऑप्शन ही खींच लिया गया है. और सिर्फ यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर की बात नहीं, इसके अलावा मार्केट में ब्रोकर्स भी हैं. ब्रोकर्स जो अपना एक बिजनेस चलाते हैं जैसे एक ट्रेडर चलाता है. ट्रेडर का भी बिजनेस है, ब्रोकर का भी बिजनेस है. और अगर नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स कम होने वाले हैं, जो कि 40-45 लाख ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, अगर वो कम हो जाएंगे तो जो ब्रोकरेज की अपॉर्चुनिटी है एक ब्रोकर के लिए, वो भी कम होने वाली है. खैर, इसके अलावा भी बहुत सी मार्केट एंटिटीज होती हैं. इसका लीगल एंगल क्या कहता है, इसके बारे में हमने विकास गुप्ता जी से बात की. आप खुद सुनिए कि उनका क्या कहना था. क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से रिटेल ट्रेडर को बचाने का तरीका यही है कि रिटेल ट्रेडर को ही दूर कर दिया जाए उससे? देखिए, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. मैं इसमें आपको थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट बताना चाहूँगा. जैसे कि हम सुन रहे हैं कि अभी सेबी ने एक कंसल्टेशन कमेटी बनाई है जो ये इस पर डिस्कशन करेगी कि जो वीकली ऑप्शंस हैं उनको कैसे, उनमें जो वॉल्यूम हो रहा है बहुत ज़्यादा, उनको कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए. जो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अक्रॉस ऑल द, अगर हम टाइप ऑफ क्लाइंट्स की बात करें, रिटेल है, चेन्नई है, अल्ट्रा चेन्नई है, और सारे कॉर्पोरेट एंड ऑल दैट क्लाइंट्स हैं. डेफिनेटली सेबी का फोकस जो ज़्यादा फोकस होता है वो मास पे होता है, रिटेल इन्वेस्टर को बचाने का होता है. लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा. कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि हम मार्जिन्स को बढ़ा देंगे, लॉट साइज को बढ़ा देंगे. अब देखिए, पहला तो हम समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है प्रोबेबल, और उसका रिएक्शन क्या है. तो देखिए, मार्जिन बढ़ा देते हैं. मान लीजिए 5 से 10% मार्जिन है, आप 20% मार्जिन कर देते हैं. 3 से 4 लाख की वैल्यू है, 5 लाख की वैल्यू है, आप उसको 20 से 30 लाख की वैल्यू करते हैं. दोनों केसेस में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो ब्लॉक्ड अमाउंट है, वो बहुत बढ़ जाएगा. तो
तो बढ़ जाएगा तो रिटेल नहीं आ पाएगा। मैं इसमें एक बीच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। सेबी खुद से कहता है कि 90% F&O ट्रेडर मेक लॉस। अभी इसका रेलिवेंस क्या है, मैं उस पर आता हूँ। देखिए फिर F&O ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इससे सफ़र हो जाएगी। वीकली ऑप्शंस में अगर आपने बढ़ाया तो बीइंग पैरिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अदर फीचर्स में भी जाना पड़ेगा इंडाइसेस में, फिर आपको स्टॉक फीचर्स और ऑप्शंस में भी जाना पड़ेगा। इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ऐड करना चाहूँगा। 302 आर्टिकल होता है, तो वो आर्टिकल क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसके ऊपर बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट भी हैं। तो मैं उन जजमेंट के नाम में ना जाके आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए एक है रेस्ट्रिक्शन और एक है रेगुलेशन। यूएस सैक है, यूएस का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, आपको पता है। वी हैव टू फोकस ऑन रेगुलेशन रादर देन रेस्ट्रिक्शन। अगर आप उसको यहाँ रोकोगे असीम जी तो वो कहीं और जाए। एग्जैक्टली। और आपके रेस्ट्रिक्ट करने के चक्कर में जो जेन्युइन ट्रेडर है, जेन्युइन हैजर है, वो बहुत सफर करेगा। तो मेरा इस पे ये पॉइंट। देखो ऑप्शन ट्रेडर को आई एम पिकिंग फ्रॉम द पॉइंट जो आपने जस्ट छोड़ा अभी। ऑप्शन ट्रेडर कौन है? ये स्पेकुलेशन करता है, उसको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। पहले वो शायद इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। उस माइंडसेट को चेंज करने की बजाय उसको ही चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि तू यहाँ मत आ, तेरे को नुकसान खाना है ना तो जाके ड्रीम 11 पे टीम बना ले, या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ले, या डब्बा ट्रेडिंग कर ले, या बाइनरी ट्रेडिंग कर ले, कलर ट्रेडिंग कर ले। इतना कुछ चल रहा है, उन चीज़ों को कर्टेल नहीं कर पाया है अभी तक सेबी कुछ भी। और ये सब कुछ कर्टेल किया जा सकता है, बट सेबी हैज़ नॉट बीन एबल टू डू दैट। उसके पास सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे हैं। इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, ऐसा कोई ऑप्शन ट्रेडिंग से मोहब्बत नहीं हो गई है किसी ट्रेडर को, उसको पैसे बनाने का एक जरिया दिखता है। या तो आप उसके बिहेवियर या उसकी साइकोलॉजी को चेंज करें, उसको बार बार इस चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाएं कि इन तरह की ट्रेडिंग में नुकसान होता है। बट आप कह रहे हो ये दरवाज़ा ही बंद है, तो बाकी के दरवाजे तो खुले हैं। उन केसेस में सेबी एक तरीके से रेगुलेट तो करता नहीं है, तो सेबी का नाम खराब नहीं होगा। तो आई विल प्रॉबेबली टच द लाइन इफ़ नॉट क्रॉस इट। क्या सेबी सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस हो रहा है लोगों का, ये और ऑप्शन ट्रेडिंग सेबी के अंडर आती है, सिर्फ ये नाम बचाने के लिए अपने आप को पीछे कर रहा है कि छोटा ट्रेडर आए ही ना? नाम बचाने की कवायद कहीं ना कहीं तो लगी रही है। अब ये देखिए ना, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रेगुलेट तो कर ही नहीं रहे। एक वर्ड आप बहुत समय से काम कर रहे हो, हम लोग एक वर्ड को समझे एडुकेट। हम कितना एजुकेट कर रहे हैं क्लाइंट को? जैसे आपने बोला वो यहाँ नहीं जाएगा ड्रीम 11 में, वहाँ नहीं जाएगा, तो आजकल आप बहुत वीडियोस बनाते हैं, वो कलर पे जाएगा, डब्बा ट्रेडिंग में जाएगा। उसको जाना है, उसको आप जाने से नहीं रोक पाओगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जहाँ जाना चाहता है उसको जाने दिया जाना चाहिए, मेरा मानना है। बशर्ते उसके पास वो नॉलेज से इम्पावर्ड हो, उसको समझ में आना चाहिए कि वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है उससे उसको क्या लॉस एंड प्रॉफिट हो सकता है, क्या वो ट्रेड ले रहा है वो अपनी समझ से ले रहा है या सिर्फ स्पेकुलेशन करना चाहता है। बहुत सारे लोग, देखिए हमारे यहाँ एक ट्रेडिंग कम्युनिटी भी डेवलप हो रही है, अपने बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, आप देखते हैं नए लड़के जो इंजीनियर ड्रॉप आउट हैं, इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, ऑल दैट दे स्टार्टिंग देयर करियर इन ट्रेडिंग। तो उनके लिए तो आप एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बंद कर रहे हो। ट्रेडिंग है, और जो आदमी ऑप्शन में नहीं करेगा सर, वो आप जैसे मल्टीपल अदर चीजें उसी में जाएगा, नहीं तो फिर मंथली में ट्रेड करेगा और वॉल्यूम को ज़्यादा या कम करेगा। तो दैट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्शन। और मेरा मानना है एजुकेशन ज़्यादा करना है, और मार्केट को तो सर जितना फ्री फ्लो छोड़ेंगे हम उतना ही अच्छा है। तो एक होलिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, मार्केट की अलग अलग आवाज़ें थीं। जिस तरह से एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ ट्रेडर या एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ प्रोफेशनल मार्केट को समझता है, कम्युनिटी को समझता है, रेगुलेशन को समझता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी, इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। आई होप कि ये बात जिनको समझनी चाहिए वो समझेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो ऑप्शंस में हैं या किसी भी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं, वो कमेंट्स के जरिए अपने दिल की बात ज़रूर बताएं कि उनको क्या लगता है कि ये जो रेगुलेशंस लाई जा सकती हैं वो सही है या नहीं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।